हेलो, दिस इज मतीन रजान, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज हम जर्नल एंट्री का पार्ट 2 लेके आ गए हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था बेसिक कैसे एक्चुअली में रूल क्या होता है डेबिट क्रेडिट का, परचेस से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड लगभग सारी एंट्री और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हमने कर लिया था ना। हम लोगों ने एक चीज भी बोली थी और ये बताया था कि परचेस ऑलवेज डेबिट होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि परचेस अकाउंट कभी कभी क्रेडिट भी हो जाता है और वो किन शर्तों में क्रेडिट हो जाता है, वैसी रिलेटेड एंट्रीज रही यहाँ पर। तो ये आर द सम एंट्रीज जहां पर परचेस अकाउंट क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट हो जाता है। परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इनकी एंट्रीज मतलब जो भी है, जब अगर आप गुड्स 1000 रुपए का चैरिटी में दे रहे हो या फिर गुड्स आप फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल बांट दे रहे हो, ऐसे ही डोनेट कर दे रहे हो या फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो या विदड्रॉ कर ले रहे हो या लॉस बाय थेफ्ट हो जा रहा है या लॉस बाय फायर हो जा रहा है, इन कंडीशंस में आपका परचेस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। परचेस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। मतलब सबसे पहले आप परचेस अकाउंट को लिख दोगे यहाँ पे क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में दे दिया। चैरिटी एक नुकसान होता है, नुकसान जो होता है एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं आपके? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अमाउंट लिख दोगे आप 1000। इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी होती है इसकी 1500 बट कॉस्टिंग दी हुई है 1000, तो आपको हमेशा कॉस्टिंग में ही लिखना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें हमेशा कॉस्ट को ही लेना चाहिए। दूसरा है आपका गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुड्स। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अगर आप फ्री सैंपल के फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट, एक तरह से आप कर रहे हो तो खर्चे के तौर पे लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्रेडिट में आपका परचेस अकाउंट ही जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है कि कहां कहां पर परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। 2000 लिखा हुआ है तो आप 2000 लिख दीजिए। तीसरी जो एंट्री आपकी लिखा गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स को ड्रॉ कर लेते हो तब उसकी क्या एंट्री होगी? तो उसकी एंट्री होती है आपकी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी अमाउंट आप लिख लोगे। तो यहाँ सब जगह पे परचेस क्रेडिट हो रहा है। चैरिटी में चैरिटी डेबिट हो जाएगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे आप एज अ सैंपल तो एडवर्टीजमेंट डेबिट होगा, और ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग डेबिट होगा। चौथा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखना, अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, वहां परचेस नहीं होगा। यहाँ परचेस अकाउंट क्रेडिट हो क्यों रहा है वैसे? तो बात आप ये जान लीजिए, जब आप सामान खरीदे थे तो परचेस डेबिट हुआ था, और सामान जब बेचते हो तो सेल्स क्रेडिट होता है। बट आपने सामान बेचा नहीं है, फिर भी अगर आपका स्टॉक कम हो रहा है तो जब बढ़ने पर परचेस डेबिट हुआ था तो कम होने पर परचेस क्या होगा? क्रेडिट होगा। चैरिटी में अगर आप सामान दे दिए, जैसे कि क्या दे दिए, जैसे मार्कर है, मैं मार्कर बेचता हूँ तो मार्कर में ही मैंने 500 मार्कर चैरिटी में दे दिए। तो जब आए थे मार्कर तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब जा रहे हैं मार्कर तो क्या होगा? परचेस अकाउंट क्रेडिट। सेल्स तो हुआ नहीं है यहाँ पे, तो परचेस को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट में भी स्टॉक जा रहा है, ड्राइंग कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो भाई ओनर के पास आ रहा है, बट बिजनेस से तो जा ही रहा है। और फोर्थ में लिखा हुआ आपका गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट हो, लॉस बाय थेफ्ट हो या आपका लॉस बाय फायर हो, एंट्री होती है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। और अगर गुड्स लॉस बाय फायर है तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अमाउंट आप लिख दोगे 4000। बट यहां पर एक चीज और है, 6 में आपके दो एंट्री आएगी। गुड्स लॉस बाय फायर है 4000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी ने 3000 रुपए पे दिया। अब यहाँ पे दो तरह का होता है, जब लॉस बाय फायर होता है तो दो चीजें होती है, या तो हमने इंश्योरेंस करवाया होता है या तो नहीं करवाया होता है। अगर इंश्योरेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई कुछ बताया नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब पांचवा कंडीशन वैसे ही है, कुछ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया, बस एक एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेस। अगर इंश्योरेंस के बारे में बताया तो दो एंट्री होगी। पहली एंट्री तो लॉस बाय
फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेस, यहां जगह कम है, टू परचेस अकाउंट 4000, लेकिन जो अगली एंट्री होगी इसी में दो एंट्री होगी ए एंड बी, वो ये होगी कि जितना पैसा आपको मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से उतने में लिख दोगे आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी लिख सकते हो, डेबिट कितना पैसा मिल रहा है 3000, और जो पैसा नहीं मिल रहा उसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000 नहीं मिला, और ये लॉस बाय फायर नाम का जो अकाउंट है उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप क्रेडिट कर दोगे, उसको क्लोज कर दोगे। ये कहने का मतलब ये बता रहा है कि जो लॉस बाय फायर हुआ 4000, उसमें से 3000 तो इंश्योरेंस कंपनी देने का वादा की है। कैश अकाउंट डेबिट मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैसा मिला नहीं है, इट वाज ओनली एडमिटेड, कंपनी एडमिटेड दैट वी विल गिव यू क्लेम, सो इट इज एन एसेट, एसेट है, हमें पैसा कभी ना कभी मिलेगा। 1000 जो नहीं मिला एक तरह का लॉस है, और लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम में चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नाम का एक अलग से अकाउंट खुलता है उसमें चले जाता है, और लॉस बाय फायर जो डेबिट हुआ था वापस से क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपकी लास्ट वाली एंट्री हुई। फिर से बता दूं हमने जो किया उसमें हम परचेस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। परचेस अकाउंट कब कब क्रेडिट होता है, चैरिटी पे फ्री सैंपलिंग करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, ड्राइंग करेंगे तो, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर ले, आगे करते हैं हम लोग बैड डेट और बैड डेट रिकवर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो एंट्री रिलेटेड विद बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर। पहले तो बैड डेट होता क्या है और बैड डेट रिकवर क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए एक बंदा है जिसको आपने क्रेडिट पे आपने कुछ सेल किया है, उसको बोलते हैं डेटर। क्रेडिट पे आपने किसी को कुछ सेल किया, उस बंदे को बोलेंगे डेटर। अब ये जो डेटर है, ये आपका डेटर, ये किसी कारणवश क्या हो जाता है, पैसे देने की पोजीशन में नहीं रहता है, इज नॉट एबल टू पे यू बैक द मनी। इट मीन्स आपने कानूनी कार्रवाई कर ली है, उसके ऊपर केस कर दिया, फिर क्या होगा, केस आप कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं दे रहा तो उसको बैड डेट बोलते हैं, ना ना, आपने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ली, केस कर दिया, कोर्ट ने इसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली, संपत्ति जब्त करने के बाद, असेट जब्त करने के बाद उसको बेचा, और बेचकर जो पैसा निकाला उसके सारे क्रेडिटर्स को दिया लिस्ट बनाकर, लेकिन सबको पूरा नहीं हो रहा था। मान लो 5 लाख रुपए इसकी एसेट से मिला और इसके ऊपर कर्जा था कितने का, 12 लाख का। तो सबको प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा, किसी को सबको 40% या 50% पे करने की कोशिश करेंगे, 50% तो नहीं हो पाएगा तो 40% पे कर देंगे। तो जिसको क्रेडिट में आप सामान बेचते हो उसको बोलते हैं डेटर, और वो जब पोजीशन में नहीं होता है, नॉट इन पोजीशन टू पे योर मनी, तब वो क्या हो जाता है, बैड डेट। अब ऐसा होता है कि एक बार वो बैड डेट हो गया, मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो इंसॉल्वेंट है, वो और पैसे नहीं दे सकता, जितना देना था हमने दिलवा दिया। उसके बाद अगर आगे चल के 3 महीने बाद जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका था फिर वो कुछ कमाता है तो उसमें आपका कोई भी हक नहीं होता है, वो आपको लीगली पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ, राम अ डेटर, ये लिखना भूल गया था, ऑफ ₹10,000, 10,000 का डेटर है राम, बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब आपसे 10,000 रुपया लिया था उसने, आपने 10,000 का उसको सामान बेचा था, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और केवल 40 पैसा इन अ रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, यानी 1 रुपए में जिसने भी 1 रुपए उसको दिया होगा उसको 40 पैसे वापस मिलेंगे। तो जिसने 10,000 दिया होगा उसको कितना मिलेगा, 40 पैसा, मतलब 40% भी मान सकते हो आप, तो उसको मिलेगा 40%। एंट्री क्या होती है, तो बैड डेट की एंट्री होती है यार, बैड
डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। उसके साथ ही साथ आपका बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है, नुकसान है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं आपके, डेबिट होते हैं। और जो पैसा मिल जाएगा उसको बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और इस डेटर को मतलब राम को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे डेटर लिख देंगे। मतलब जो पैसा मिल गया, अब 10,000 में 40% मिला है, मतलब 4,000 मिला है। और जो नहीं मिला है 60%, वो हो गया बैड डेट। और पूरा का पूरा 10,000 से राम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, कि अब इससे और पैसा नहीं मिलने वाला है। जब डेटर बना होगा तो हमने इसका क्या किया होगा, इसका हमने 10,000 डेबिट किया होगा और अब 10,000 से क्रेडिट कर दे रहे हैं। मतलब एंट्री कैसे की जाती है, जो बैड डेट हो जाता है उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। जो पैसा मिल गया कैश जब भी आता है तो डेबिट होता है, और डेटर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्री होती है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ देयर वाज अ बैड डेट ऑफ ₹1000, 1,000 रुपए का बैड डेट हो गया, कुछ नहीं, कितना पैसा क्या कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बैड डेट की सीधे सीधे एंट्री होती है। बैड डेट भैया खर्चा है, तो बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, मतलब सीधी सीधी एंट्री यही है यार। 1,000 रुपए आपका डूब गया, खर्चा हो गया और डेटर क्रेडिट हो गया, अब उससे आप पैसा नहीं मांग सकते। और अगर कभी ये डेटर जो है, ये जो बैड डेट हो चुका था आपका, इसने जो 4,000 डुबा दिया था, मान लो तो 4,000 क्या 6,000 डुबा दिया था, आप अब इससे पैसा नहीं मांग सकते। बट 2 साल बाद या नेक्स्ट ईयर वो आपको 1,000 रुपए भी दे रहा है जो आपका डूब चुका था पैसा, तो आपके लिए एक तरह का इनकम है, और इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर, ये इनकम है। और पैसा आएगा तो आप लिख लोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, जितना भी पैसा आया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, श्याम अ डेटर हु बिकम बैड डेट लास्ट ईयर, जो पिछले साल बैड डेट हो चुका था, वो आपको पे कर रहा है 1,000 रुपए दे रहा है यार। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर जितना भी दे रहा है, ये मत सोचो कि लॉस हो गया, 4 की जगह 1 दिया, ना, जितना भी दिया सब फायदा है, क्योंकि वो लीगली यू आर नॉट एबल टू रिसीव एनी मनी फ्रॉम हिम। अब वो अपने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। कंक्लूजन ये है कि बैड डेट वो चीज होती है, वो पैसा जो डूब चुका है, जो डेटर अब नहीं दे सकता, क्योंकि क्यों पोजीशन में ही नहीं देने के, उसने सारी संपत्ति बेचकर सब कुछ दे दिया, आप वो नहीं दे सकता। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, वो नहीं दे सकता, तो आपकी गलती ये है कि आपको उसका चेक कर लेना चाहिए था पोजीशन। किसी को भी डेट देने के पहले चेक कर लो कि आपको पैसा पे करने के लिए उसके पास पर्याप्त असेट है कि नहीं है, ये आपकी गलती थी। अब कानून ये तो नहीं बोल सकता कि भैया उसको मारो पीटो, किडनी विडनी निकाल लो। किसी भी मनुष्य को मारना पीटना तो सही बात नहीं है। बैड डेट डेबिट हो रहा है क्योंकि वो खर्चा है, जो पैसा मिल जाएगा वो कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि असेट आ रही है, और डेटर हो जाएगा क्रेडिट। सीधे एंट्री करना है तो बैड डेट टू डेटर और बैड डेट रिकवर की कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। इसे भी नोट डाउन कर लें। ओके, तो अब बताते हैं कुछ ऐसी एंट्रीज जो थोड़ी सी अलग है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और बोल सकते हैं स्पेशल एंट्रीज। आप उसको स्पेशल एंट्रीज के कैटेगरी में डाल सकते हो। तो क्या है ये स्पेशल एंट्रीज, आइए देखते हैं, जिसको आपको मोस्टली हो सकता है थोड़ी रेयर ही आएंगे एग्जाम में, लेकिन कुछ आ ही सकती हैं और आपको काफी जरूरत पड़ेगी आगे चल के भी इसकी। तो सबसे पहले आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जब कोई ओनर खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओनर को देंगे, मतलब बिजनेस ओनर को देगा, तो एक तरह का खर्चा है, और खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, डालेंगे कहां पे इसको, तो ये एक्चुअली में चले जाएगा, हम पे नहीं कर रहे, पे कर रहे होते तो यहाँ पे लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश हो जाता। बट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब देने का यहाँ पर प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये चले जाएगा अभी कैपिटल में।
इससे कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। हमने दिया नहीं है, जब हम देंगे एक्चुअली में, देते तो हम है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस हम जब बंद होगा तब देंगे ये सब, और बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा, गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट में काम करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जाके इन्वॉल्व मर्ज हो जाता है, और कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होती है। इसी तरह से अगर ओनर जब पैसे निकालता है बिजनेस से तो उससे भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसको उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। और जब उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो वो पैसे निकाल रहा है फर्म से, उस पर जो उससे चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों डेबिट हो ही नहीं सकता यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि एक तरह से हमें फायदा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि ओनर से पैसे मांगता है बिजनेस, तो बिजनेस को फायदा होता है। यहां पर बिजनेस पैसा दे रहा है, यहाँ बिजनेस को पैसा मिल रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चले जाता है कहां पे? ड्राइंग अकाउंट में। अब बोलोगे इससे तो कैपिटल को डेबिट कर देना चाहिए। एक्चुअली में ड्राइंग लास्ट में जाके कैपिटल को माइनस ही कर देता है, तो आप एंट्री कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं या ड्राइंग एक ही बात होती, बट लॉजिकली यहाँ पे ड्राइंग लिखा गया ताकि पता चल सके कितना ड्राइंग किया है उसने, तो इसलिए कैटेगराइज करने के लिए वो इवेंचुअली जाता कैपिटल में ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्राइंग में चले जाता है, ये कैपिटल में, ये खर्चा है, ये इनकम है। अमाउंट लिख दो 600। तीसरा है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹20,000। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 20,000 मशीनरी में। डेप्रिसिएशन जब किसी भी एसेट पर चार्ज किया जाता है तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर आपको नहीं पता डेप्रिसिएशन होता ही क्या है, तो यार कोई भी एसेट जो हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जब वैल्यू धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि मैंने मोबाइल खरीदा, और वो मोबाइल जो है पहले जब मैंने खरीदा तो वो 30,000 का था, और अब उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो उसकी वैल्यू मान लो अब कितनी बची है? केवल 1 साल बाद 30,000 का अगर मोबाइल आप खरीदोगे तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 20,000 बची होगी, 2 साल बाद 10,000 या 5,000। तो जो वैल्यू कम होती जा रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और तो डेप्रिसिएशन एक तरह का नुकसान है कि यार वैल्यू कम होती जा रही है। अब एसेट खरीदे हैं तो हम पूरा का पूरा खर्चे में तो डालते नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम मानते हैं उसमें जितना डेप्रिसिएशन लगा, सॉरी ये अभी 11th क्लास में समझ में आएगा नहीं, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर मान के चलिए डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आना, और वो एक तरह का नुकसान है, और नुकसान को डेबिट करते हैं, और इससे वो एसेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिल्डिंग के साथ आएगा तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग कर देना, और भी कुछ आएगा तो उसके साथ आप वो चीज कर सकते हो। मशीनरी प्लांट जिस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है लगा लो। तो ये आसान है यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? आराम से एंट्री कर सकते हो। और ये पता रहेगा तो आप एक और क्वेश्चन आता है कि पहचानिए ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, रियल की पर्सनल। तो रियल अकाउंट के लिए क्या करना पड़ता है? रियल अकाउंट हमेशा वो होता है जो असेट होती है। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो इनकम और खर्चे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट है, और आपका ये डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, मशीनरी एक रियल अकाउंट है। क्या बोल रहा था? कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? सुन लीजिए, मैंने जो भी बोला मुझे खुद याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने नींद थोड़ी कम ली है तो मुझे थोड़ी नींद से आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी खर्चे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट और काफी बार पूछा जाता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है वो आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कौन सा अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और जो भी एसेट होती है वो रियल अकाउंट होता है। एसेट क्या होती है आपकी?
रियल अकाउंट होती है। तो इसे भी आप याद रखें, मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। और बाकी का जो एक नेचुरल पर्सन है, डेटर, क्रेडिटर या आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे बैंक या कंपनी, वो आपके पर्सनल अकाउंट होता है। अब आपका है क्या चौथा, ये थोड़ा सा भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने वाला था। चौथा, पांचवा और छठवां, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, बट इसको आप अच्छे से समझिए, ये आगे भी काम आएगा आपका पीएनएल में। और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही होता है, एडजस्टमेंट में काम आता है। ये आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी देखने को मिला होगा। wages paid ₹5,000 still 1,000 is outstanding। वैसे आउटस्टैंडिंग होता क्या है, तो आपने किसी को 5,000 दिया, आपने उससे काम करवाया था 5,000 का, स्टिल 1,000 इज आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी 1,000 उसको देना बाकी है, यानी आपको टोटल मिला के 6,000 देना चाहिए था। तो आपने 5,000 तो दे दिया है, तो जो दे दिया है तो वेजेस भाई खर्चा है, तो खर्चे को तो डेबिट लिखते हैं। पे किया है तो पे किया है, तो कैश को भी क्या कहेंगे, क्रेडिट। अब जो नहीं दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, भाई कभी ना कभी तो दोगे, तो जो चीज नहीं दी है वो तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को भी क्या करोगे, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग है 1,000, पे किया है 5,000, और एक्चुअली में देना कितना चाहिए था, 6,000। तो वेजेस में इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं कि पे किया 5, देना और था 1, तो 5 + 1, एक्चुअली में वेजेस कितनी है, 6,000। तो वेजेस में हमेशा आप जोड़ कर लिखोगे कि 6,000 वेजेस थी, और कैश में तो जितना पे किया वो लिखोगे। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट हुई है, और वेजेस से खर्चा इसलिए डेबिट हुआ है। ठीक है, गुड। इसके बाद लिखा हुआ, अगर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ₹1,000, तब उसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ₹1,000, तो डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी आपकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा क्रेडिट होगा और वेजेस डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब पे तो किया ही नहीं है, तो कैश तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा। कभी कभी लोग बड़ी एंट्री जानते हैं, छोटी नहीं जानते हैं, कभी छोटी जानते हैं, बड़ी नहीं जानते, तो दोनों को आप याद रखो। लास्ट हम बता रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप पे नहीं करते हो तो उसको आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं, और अगर आप पहले से ही पे कर देते हो, नेक्स्ट ईयर का पहले से ही पे कर दिया आपने, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये मोस्टली इंश्योरेंस के साथ आता है, और दूसरे चीज के साथ ये भी आ सकता है, बट अभी यहाँ पे हम लोगों ने इंश्योरेंस लिखा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3,000, 3,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बट ₹500 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। 3,000 आपने पे कर दिया है, बट 500 नेक्स्ट ईयर का, यानी अगले साल का पहले से ही पे कर दिया है। ठीक है, तो कहना ये चाहता है कि अपने इंश्योरेंस जो पे किया 3,000, आपका मान लो अकाउंटिंग ईयर था अप्रैल से, और अब आपने मई टू मई तक का पे कर दिया, तो आपने अप्रैल मई 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, मार्च में अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है। तो बोला इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 3,000, लेकिन 500 नेक्स्ट ईयर का था, यानी कि आपको 2,500 ही पे करना था। यहाँ पर आपको 6 पे करना था, आपने 5 पे किया, एक कम पे किया था। यहाँ पे 2,500 ही पे करना था, 500 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस एक खर्चा होता है, उसे डेबिट लिखें। उसके बाद आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3,000, 3,000 आपने पे किया है, तो 3,000 आप यहाँ पे लिख ले, 3 टू कैश अकाउंट 3,000। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो जो आपने प्रीपेड कर दिया है, पहले से ही पे कर दिया, वो एक असेट होती है। क्या होती है, असेट, इसलिए वो डेबिट होती है। और एक्चुअल में आपने कितना पे किया, 2,500। आप बोलोगे यार 3,000 पे किया, 2,500 लिख रहे हो, यहाँ पे उल्टा पे किया था 5 लिख दिया 6। देखो यहाँ पे एक्चुअल चीज लिखी जाती है। एक्चुअली में कितना पे करना चाहिए था, 6। यहाँ पे एक्चुअली में कितना पे करना चाहिए था, 2,500। फिर आउटस्टैंडिंग वजह से एक लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट। प्रीपेड एक असेट होता है, इसलिए डेबिट। कैश तो जा रहा है तो क्रेडिट होगा ही। तो लॉजिक के साथ समझो, एक्चुअल जो पे किया जाएगा वो जाएगा इंश्योरेंस या वेजेस में, तो प्रीपेड में उसको माइनस करके और
आउटस्टैंडिंग में उसको प्लस करके लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसे ही लिखते हैं। और प्रीपेड एक असेट होता है और आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी होता है। तो एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा होता है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होता है, क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होगा। वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को जोड़ देंगे और कैश में तो जितना पे किया उतना लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट होंगे क्योंकि असेट होते हैं, और जब इंश्योरेंस लिखोगे तो प्रीपेड को उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये कुछ स्पेशल एंट्रीज थी, इसमें बड़ा डाउट होता है, हमने बता दिया, इसकी प्रैक्टिस जरूर आप करें। अभी भी कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं जिसको हम पार्ट 3 में लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।